ये 27 जुलाई सन 1299 का दिन था। दिल्ली से 20 कोस दूर किली का मैदान ऐसा लग रहा था मानो कयामत उतर आई हो। चारों तरफ धूल के बवंडर, हजारों घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही थी। मंगोलों के काले झंडों की छांव में हवा भी डर के मारे थम सी गई थी। एक तरफ चंगेज खान का पोता कुतलुक ख्वाजा और उसकी अगुवाई में लगभग 1 लाख की मंगोल फौज, जिनके घुड़सवार एक पल में 10 मील का फासला तय कर लेते थे और जिनके तीर और तलवारों ने ईरान से चीन तक साम्राज्य रौंद डाले थे। दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके पास मुश्किल से 40-50 हजार सैनिक, पर वे सैनिक मौत बनकर खड़े थे। 10-15 हजार लोहे की जिरहों वाले घुड़सवार नेज़े और तलवारें चमकाते हुए मोर्चा बंद खड़े थे और पीछे 300-400 गरजते युद्ध हाथी, जिनकी चिंगाड़ से मंगोल घोड़े भी सहम गए थे। और सबसे आगे जफर खां व उलुग खां की वो टुकड़ी जो आज मंगोलों का नामो निशान मिटाने को बेताब थी। आज हम देखेंगे कैसे दिल्ली की फौज ने मंगोलों की तेज घुड़सवार हथकंडों को कुचल दिया, जफर खान जैसे अपराजित सिपह सालार को किस रणनीतिक भूल ने मौत की तरफ धकेल दिया और कैसे इस संकट के बीच मलिक काफूर ने दिल्ली की रक्षा संभाली। सन 1290 में हिंदुस्तान एक बेचैन, कांपता हुआ, असुरक्षित दौर देख रहा था। उत्तर से मंगोलों की सेनाएं ऐसे टूट पड़ती थीं जैसे पहाड़ से बर्फ का सैलाब उतर आए। मंगोल दिल्ली सल्तनत की सरहदों पर धावा बोलते, शहरों को रौंदते, गांवों को जलाते और डर की ऐसी लहर छोड़ते कि लोग नाम सुनते ही कांप उठते। और इसी उथल पुथल के बीच गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शासक जिसमें नरमी कम, सख्ती ज्यादा थी और उसे पता था कि अगर वक्त रहते सल्तनत को संभाला न गया तो चीन और बगदाद की तरह दिल्ली भी मंगोलों के प्रहार से राख में तब्दील हो जाएगी। वो तेज दिमाग था पर कठोर था और उसे पूरा यकीन था कि मंगोलों का सामना किसी किस्मत से नहीं बल्कि लोहे के अनुशासन और नई फौजी व्यवस्था से ही किया जा सकता है। इसलिए उसने सबसे पहले वही किया जो उससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं सोचा था। उसने हिंदुस्तान की सबसे पहली स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी फौज बनाई, बड़ी, वेदनदार और हर वक्त तैयार रहने वाली। उसने दाग प्रणाली लागू की ताकि हर घोड़ा, हर सवार दर्ज हो जाए, कोई फ्रॉड न कर सके। हुलिया प्रणाली से हर सिपाही का चेहरा, कद काठी, निशान सब दरबार में दर्ज होना जरूरी हो गया। और सबसे अहम बात, अलाउद्दीन को आशंका थी कि सैनिक युद्ध के दौरान भाग सकते हैं, इसलिए उसने भागने वालों के लिए ऐसी सख्त सजाएं तय की कि सेना का हर आदमी मैदान छोड़ने से पहले मौत को चुनना बेहतर समझे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 5 बड़े हमले किए। पहला हमला सन 1297 में आया जब कांधार और मुल्तान के रास्ते काफी बड़ी मंगोल टुकड़ी पंजाब की ओर बढ़ी, लूटपाट की, मगर वहीं से सल्तनत को एक नया हीरा मिला, जफर खान। वे बहादुर, बेखौफ और जंग की भाषा को सबसे बेहतर समझने वाले थे। जफर खान ने अपने घुड़सवारों को लेकर मंगोलों की पिछली पंक्तियों पर अचानक धावा बोल दिया। उनके सफेद घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि धूल का गुबार उठता चला गया। एक हाथ में नंगी तलवार, दूसरे में ढाल, वे सीधे मंगोल सेनापति की टुकड़ी में घुस गए। तलवारें चमकी, सिर उड़ने लगे और मंगोल घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे और मैदान हजारों मंगोलों की लाशों से पट गया। जफर खान ने इस पहले आक्रमण में मंगोलों को काट कर पीछे धकेल दिया और उनकी लूट वापस छुड़ाई। यही वो शुरुआत थी जिसने जफर खान को दिल्ली की फौज का चमकता सितारा बना दिया और मंगोलों के दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया कि हिंदुस्तान में उनका शिकारी आ चुका है। जफर खान की इस पहली जीत ने दिल्ली की गलियों में उम्मीद तो भर दी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसे जीत से ज्यादा एक चेतावनी मान रहा था। वो जानता था कि मंगोलों की हार अक्सर उनकी अगली और ज्यादा भयानक वापसी की भूमिका होती है। दिल्ली अब सिर्फ एक राजधानी नहीं रह गई थी, वो एक फौजी शिविर बन चुकी थी जहां हर सांस अगले हमले के लिए ली जा रही थी। और वो अगला हमला दूर नहीं था, मंगोल फिर से लौटने वाले थे, इस बार पहले से ज्यादा संगठित, ज्यादा बेरहम। सन 1299 में वही आशंका सच बन गई। मंगोल इस बार छोटे दल नहीं बल्कि कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में 1 लाख की फौज के साथ दिल्ली की ओर बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बार राजधानी के बाहर किली के मैदान में मोर्चा लगाया। भारी घुड़सवार, पैदल सैनिक, भाले और तलवारों से लैस टुकड़ियां और बीच में सुल्तान स्वयं,
जो पूरी लड़ाई को एक जगह से नियंत्रित कर रहा था। दाएं और बाएं पंख संभालने के लिए अनुभवी सरदार तैनात थे, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर वही नाम था जिसने पहले ही मंगोलों के दिल में अपना डर बैठा दिया था, जफर खान। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही कड़ा हुक्म दे रखा था कि कोई भी सरदार बिना इजाजत आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो मंगोलों की झूठी पीछे हटने वाली चाल को भली भांति जानता था। युद्ध के शुरुआती वक्त में दोनों सेनाएं आमने सामने जमी रहीं और केवल हल्की झड़पें होती रहीं। मंगोलों ने जानबूझकर अपनी एक टुकड़ी को पीछे हटता हुआ दिखाया ताकि सल्तनत की फौज को आगे खींचा जा सके। इसी पल जफर खान ने उस पीछे हटती टुकड़ी को असली हार समझ लिया और लगभग 800 चुने हुए घुड़सवारों के साथ उनका पीछा कर बैठे। ये पीछा कुछ दूरी का नहीं था। जफर खान ने मंगोलों का लगभग 18 कोस यानी करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया और इस दौरान उनकी छोटी सी टुकड़ी ने मंगोलों की कई पंक्तियों को तोड़ दिया। समकालीन विवरण बताते हैं कि इस हमले में उन्होंने हजारों मंगोल सैनिकों को मार गिराया और उनके शिविरों तक में अफरा तफरी फैला दी। लेकिन जैसे ही जफर खान मुख्य सेना से पूरी तरह कट गए, मंगोलों की असली चाल सामने आ गई। चारों दिशाओं से घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। अब पीछे हटने का रास्ता खुला था। कुछ सिपाहियों ने लौट चलने की सलाह भी दी, मगर जफर खान ने इनकार कर दिया। वे जानते थे कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में बिना हुक्म पीछे हटना शर्म और सजा दोनों को बुलावा देना था। उन्होंने कहा कि वे जिंदा लौटकर हुक्म उदूली का कलंक नहीं उठाएंगे। घिर जाने के बाद भी वे आखिरी दम तक लड़े। तलवारें टूटती रहीं, घोड़े गिरते रहे और अंततः जफर खान अपने सभी साथियों के साथ शहीद हो गए। किली की जंग का अंत किसी बड़ी निर्णायक टक्कर से नहीं, बल्कि मंगोलों के मन में बैठे डर से हुआ। जफर खान की सिर्फ 800 सवारों की टुकड़ी ने जिस तरह उनकी पंक्तियां तोड़ी, हजारों सिपाही काट डाले और उनके शिविर तक हिला दिए, उससे मंगोल सेनापतियों को यह एहसास हो गया कि अगर सल्तनत की पूरी फौज मैदान में उतरी तो अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन की मुख्य सेना अब भी संगठित, सुरक्षित और पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। यही सोचकर मंगोलों ने खुली लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया, मैदान खाली किया और धीरे धीरे पीछे हट गए। किली का मैदान उस दिन फतह से ज्यादा एक चेतावनी बन गया। दिल्ली अब वैसी आसान नहीं थी जैसी मंगोल समझ बैठे थे। मंगोलों के दिलों में जफर खान का खौफ ऐसा बैठ चुका था कि जब उनके घोड़े पानी पीना छोड़ देते, वे आपस में फुसफुसाते, कहीं हमारे घोड़े ने जफर खान को तो नहीं देख लिया। 1299 की किली की जंग के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जश्न नहीं मनाया, बल्कि डर को ईंट पत्थर में बदल दिया। उसे समझ आ चुका था कि अगला मंगोल हमला सीधे दिल्ली के दिल पर होगा। इसलिए 1303 के आसपास उसने यमुना के पास एक नया किला बनवाने का फैसला किया, सिरी। ये कोई साधारण दुर्ग नहीं था, बल्कि मंगोल युद्ध शैली को ध्यान में रखकर बनाया गया एक फौजी गढ़ था। ऊंची मोटी दीवारें, चौड़े बुर्ज, संकरी प्रवेश गलियां और ऐसी बनावट कि तेज रफ्तार घुड़सवार भीतर घुस ही न सके। सिरी के भीतर अलाउद्दीन ने अपनी स्थायी फौज को बसाया, हथियारों के भंडार रखवाए और 24 घंटे पहरे का ऐसा इंतजाम किया कि दिल्ली पहली बार किसी घेरे से घबराती नहीं थी। जब 1303 में ही मंगोलों ने दोबारा दिल्ली की ओर बढ़कर शहर का घेरा डाला, तब अलाउद्दीन ने खुली जंग का जाल नहीं चुना। उसने फाटक बंद रखे, रसद सुरक्षित रखी, फौज को थकने नहीं दिया और मंगोलों को इंतजार में गलने दिया। महीनों तक बाहर डेरा डाले रहने के बाद मंगोलों को बिना किसी निर्णायक जीत के लौटना पड़ा और दिल्ली इस बार तलवार से नहीं बल्कि सब्र और सिरी की दीवारों से बची रही। सन 1305-1306 के दौरान जब मंगोल एक बार फिर चगताई इलाकों से निकलकर काबुल और गजनी का रास्ता पकड़ते हुए पंजाब की ओर बढ़े, तब उनकी आखिरी उम्मीद उस दिन टूटी जब अलाउद्दीन ने मोर्चा अपने सबसे घातक सेनापति मलिक काफूर को सौंप दिया। ये जंग मैदान में आमने सामने टकराने की नहीं थी, बल्कि शिकार की तरह की गई जंग थी। रातों रात सल्तनती टुकड़ियां मंगोलों के उन्हीं उत्तर पश्चिमी रास्तों पर टूट पड़ीं जिनसे वे हमेशा आते थे। आपूर्ति काट दी गई, घोड़े छीन लिए गए और उनके पड़ाव जलाकर राख कर दिए गए। जहां भी मंगोल सवार इकट्ठा होने की कोशिश करते, वहीं तलवारें चमक उठती। खुले मैदान के उस्ताद मंगोल अब अंधेरे और तंग दर्रों में फंस चुके थे, बिखरते जा रहे थे। चारों ओर से हमला था, पीछे हटने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं। कई हजार मंगोल वहीं ढेर हो गए, बड़ी तादाद में जिंदा पकड़े गए और जो बच निकले वे जान बचाकर उसी रास्ते से उत्तर की ओर भागे जहां से वे आए थे। ये हार सिर्फ एक लड़ाई की नहीं थी, ये उनके हौसले की मौत थी।
इसके बाद मंगोलों ने दोबारा दिल्ली की ओर पूरी ताकत से देखने की हिम्मत नहीं की। अलाउद्दीन की सख्ती, सिरी की दीवारें और मलिक काफूर की तलवार, इन तीनों ने मिलकर